सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर विवेक नाथ त्रिपाठी इग्नू के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली चर्चा में हम लोगों ने पाठ्यक्रम से संबंधित विभिन्न संप्रत्ययों का अध्ययन किया, उस पर चर्चा की। पाठ्यक्रम का कैसे विकास किया जाता है, इस बिंदु पर हम लोगों ने पिछली कक्षा में चर्चा की। आज पुनः आपके खंड 2 से शिक्षण अधिगम विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आप सबके समक्ष पुनः उपस्थित हूं। शिक्षण और अधिगम को समझने से पहले, इस पर चर्चा करने से पहले, पिछली कक्षा की भांति पुनः मेरा प्रश्न होगा कि क्या हमने कभी इस पे चिंतन किया कि ये शिक्षण क्या है, ये अधिगम क्या है, इसका हमारे विषय से क्या संबंध है, इसको अध्ययन करने के लिए क्यों रखा गया है हमारे पाठ्यक्रम में, शिक्षण के संप्रत्यय को समझने की आवश्यकता क्या है, अधिगम की अवधारणा को समझने की आवश्यकता क्या है। इससे संबंधित विभिन्न संप्रत्यय आपकी विषय वस्तु SEC में रखे गए हैं, 103 जो आपका पाठ्यक्रम है। हमने पिछली कक्षा में ये चर्चा की थी कि जैसे ही हम किसी विषय वस्तु पे चर्चा करने के बारे में चिंतन करना शुरू करते हैं तो एक परिदृश्य हमारे दिमाग में सामने आता है कि हम उस पे कुछ प्रश्न करें। प्रश्न करने का मतलब ये है कि जैसे हम प्रश्न करते हैं तो उसकी एक पृष्ठभूमि हमारे सामने निकल के आती है। जैसे अधिगम, तो विभिन्न शब्दों में उसको समझने की एक संरचना, एक अपना जो संज्ञान है, अपना जो कॉग्निशन है, वो उसकी एक रूपरेखा, एक पृष्ठभूमि हमारे मस्तिष्क के समक्ष लाने की कोशिश करता है। इसीलिए जब हम किसी विषय वस्तु पर प्रश्न करते हैं तो उसकी एक पृष्ठभूमि हमारे सामने आ जाती है, तो चर्चा करना और उसको समझना दोनों आसान हो जाता है। हमने पिछली कक्षा में बहुत सारे शिक्षण और अधिगम से संबंधित प्रश्नों को आपके समक्ष रखा था, जैसे व्हाट टू टीच। जैसे ही हमने ये कहा कि व्हाट टू टीच मतलब कंटेंट, किस विषय को पढ़ाना है, कंटेंट ऑफ टीचिंग, शिक्षण का जो विषय है उससे संबंधित प्रश्न करना। व्हाई टू टीच, अगर इस तरह का प्रश्न करते हैं कि क्यों पढ़ाएं, तो शिक्षण का उद्देश्य क्या है, इस पे हम अपना प्रश्न खड़ा करते हैं। ऐसे ही हाउ टू टीच प्रश्न है, कैसे पढ़ाएं, तो पेडागोजी शिक्षण शास्त्र की बात करता है। और विद्यार्थियों ने क्या सीखा, व्हाट इज लर्न बाय द लर्नर, यह प्रश्न बताता है कि टीचिंग और लर्निंग की दिशा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसको और कैसे प्रभावी बनाएं। इस तरह के प्रश्न हमको इन संप्रत्यय यानी शिक्षण और अधिगम को समझने में सुगमता प्रदान करते हैं। एक चित्र हम लोग के समक्ष आ जाता है कि शिक्षण क्या है, अधिगम क्या है, शिक्षण और अधिगम के बीच क्या संबंध है, अधिगम की प्रकृति क्या है, अधिगम के व्यवहारों में परिवर्तन जो धीरे धीरे वैज्ञानिक सिद्धांत आए, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आए, उनमें कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, अधिगम का वातावरण कैसे बनाते हैं, आदि बिंदु हैं जो हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो आज का हम सभी जानते हैं कि शिक्षा समाज दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए समाज में जो भी परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को मनुष्य अथवा आप और सरल भाषा में समझे तो हम लर्नर कहें, अधिगमकर्ता कहें, व्यक्ति कहें कि प्रोफाइल में उन परिवर्तनों से एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है।
जिसको हम लोग लर्नर प्रोफाइल, चेंज इन लर्नर प्रोफाइल के नाम से, अधिगमकर्ता का जो प्रोफाइल है उसमें परिवर्तन होता है। क्यों होता है? क्योंकि सामाजिक परिवर्तन, जैसे आजकल तकनीकी युग है, इस तकनीकी युग में जो दुनिया है वो बहुत तेजी से परिवर्तित हो रही है। इसलिए हमसे जुड़ा हुआ, विद्यार्थी से जुड़ा हुआ, शिक्षक से जुड़ा हुआ बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं। और उन परिवर्तनों के आलोक में, जिसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन इन रोल, उन परिवर्तनों के आलोक में अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। इसलिए जो हमारी सामाजिक संरचना है उसमें जो परिवर्तन है उससे शिक्षा प्रभावित होती है, और शिक्षा से जो शिक्षा के उद्देश्य हैं और जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, जो सीखने वाले लोग हैं, जो सिखाने वाले लोग हैं, उनके रोल में भी ट्रांसफॉर्मेशन की, परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होती है। पहले हम लोग शिक्षक को ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में, ट्रांसमिटर ऑफ नॉलेज के रूप में प्रयोग करते थे, लेकिन अब हम शिक्षक को एक गाइड, एक फैसिलिटेटर के रूप में प्रयोग करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। पहले जो शिक्षण होता था वो विषय वस्तु केंद्रित होता था, अब विद्यार्थी केंद्रित हो गया है। शिक्षक का जो कार्य होता था वो लर्निंग को कंट्रोल करना होता था, लेकिन अब लर्निंग को क्रिएट करना होता है। तो ये एक कोलैबोरेशन तरीके का जो तकनीकी परिवर्तन है, जो आज का इस 21st सेंचुरी में जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, वैश्वीकरण के कारण तकनीकी जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमारी शिक्षा में प्रयोग हो रहे हैं, जो कहने का तात्पर्य है कि आज की दुनिया में कोई भी अधिगम करता चाहे तो फ्रैक्शन ऑफ मिनट में वो किसी भी तरह की विषय वस्तु पे एक ज्ञान का पेज, एक बिंदु अध्ययन कर समझ सकता है। तो इस तरीके से उसके में परिवर्तन स्वाभाविक है, और जब उसके में परिवर्तन सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल होता है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी उसी अनुकूलताओं के अंतर्गत, उसी आवश्यकताओं के अंतर्गत परिवर्तन शुरू हो जाता है। शिक्षण में हम लोग सिर्फ शिक्षण को प्रभावी बना करके सोचे कि शिक्षण अच्छा हो तो अधिगम अच्छा हो जाए, यह हमारी अवधारणा अब बदलती हुई दिख रही है। बहुत सारी अवधारणाएं शिक्षण और अधिगम के साथ साथ कार्य करती हैं, लेकिन जो हमारी अवधारणा है कि शिक्षण अच्छा हो तो अधिगम अच्छा हो, यह अवधारणा बदल रही है। इसलिए अब हम अधिगम अच्छा हो इसलिए शिक्षण की तरफ, क्योंकि अधिगम अच्छा हो तो अपने आप जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो अच्छा होगी, वो प्रभावी हो जाएगी। इसीलिए अब हम शिक्षण के तुलना में अधिगम को ज्यादा प्रभावी करने की बातचीत कर रहे हैं, ताकि अधिगम जब अच्छा होगा तो शिक्षण स्वाभाविक रूप से अच्छा होगा। बहुत सारे इसके साथ अवधारणाएं साथ में काम करती हैं। इन परिवर्तनों के साथ साथ मनोवैज्ञानिक, मैंने जैसा कहा कि शिक्षा और मनोविज्ञान, शिक्षा और समाज में जो शिक्षाविद हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले जो शिक्षाविद हैं, उन्होंने भी अपनी समझ, अपने ज्ञान के अनुसार अध्ययन की विभिन्न शाखाओं का, जिसको हम लोग स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं, मनोविज्ञान के विभिन्न थॉट्स को लेकर के कार्य किया, और अपने विचार के अनुसार उन्होंने अधिगम को या मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रत्यय को समझाने की कोशिश की। जिसमें अगर आप देखेंगे तो जो पहला जो स्कूल ऑफ थॉट आता है, जिसमें संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म का नाम आता है, जिसमें यह बात होती है कि जो मनुष्य की, यानी व्यक्ति अथवा अधिगम की जो अधिगमकर्ता की जो मानसिक संरचना है वो कैसी है, या विकास क्रम आप हम लोग समझने की कोशिश करें मनोविज्ञान का, तो सबसे पहले हमने इसको आत्मा के विज्ञान के रूप में समझने की कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके, वस्तुनिष्ठता ला करके जो शोध हैं, जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो अनुसंधान हुए हैं, उन अनुसंधानों में जो परिणाम आए हैं, उन परिणामों में वस्तुनिष्ठता लाने की कोशिश करते करते हम धीरे धीरे बदलते हैं। तो एक समूह था जो संरचनावादी मनोविज्ञान को मानता था, जो इस बात पे बल देता था कि मनुष्य की जो मस्तिष्क है उसकी संरचना क्या है। उसके बाद दूसरा जो फंक्शनलिज्म आया, जिसमें मूल रूप से मनुष्य के जो व्यक्ति हैं, जो उसका मस्तिष्क है,
उसकी कार्य प्रणाली क्या है, वो कैसे कार्य करता है, उसका मेंटल प्रोसेस क्या है, इस पे कार्य करना लोगों ने शुरू किया, जिसको हम लोग फंक्शनलिज्म के नाम से जानते हैं, समझते हैं। उसके बाद जो आज की डेट में, आज के परिदृश्य में भी बहुत ही चर्चा है, जिस पे कार्य हो रहे हैं, बिहेवियरलिज्म, जिसको हम लोग व्यवहारवादी विद्यालय के रूप में, या जो बिहेवियरिज्म अप्रोच को मानने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं, जिसमें वाटसन हैं। जेवी वाटसन को चूंकि इसका फाउंडर कह लीजिए, या बिहेवियरलिज्म का फादर माना जाता है, तो सबने अपने अनुसार इस विकास के क्रम को, अधिगम में जो सिद्धांत आए, जो अधिगम की प्रक्रिया की व्याख्या थी, जो अधिगम की अवधारणा की व्याख्या थी, जो सीखना क्या होता है इसके समझ की जो व्याख्या थी, उसको किसी ना किसी आधार पे अपने हिसाब से व्याख्या करने की कोशिश की, जिसमें व्यवहारवादी उपागम भी, संरचनावादी उपागम और कार्यवादी, जिसको हम लोग फंक्शनलिज्म कह रहे थे, अभी चर्चा कर रहे थे। व्यवहारवादी में वाटसन ने जो कार्य किया, उसके साथ साथ थार्नाडाइक, पावलोव, स्किनर, ये बेसिकली ट्रायल एंड एरर जो थार्नाडाइक की थ्योरी थी, उस पे बेस्ड यह अप्रोच थी, जिसको हम लोग व्यवहारवादी अप्रोच के रूप में जानते हैं। ये भी एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जिसको आज वर्तमान में, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न अधिगम सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, करते भी हैं, जिसमें कि थार्नाडाइक का ट्रायल एंड एरर है, पावलोव का है, स्किनर का है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, और इस तरीके से व्यवहारवादियों ने भी अधिगम को इस एसोसिएशन के रूप में समझने की कोशिश की, व्याख्या करने की कोशिश की, कि उद्दीपक और जो अनुक्रिया है उसके बीच में कैसे एसोसिएशन बनता है। तो ये व्यवहारवादी वालों का विचार था। इसके बाद जो है बिहेवियरलिज्म के बाद स्कूल ऑफ फ्रायड, जिसको हम लोग बोलते हैं साइको एनालिटिकल या साइको एनालिसिकल एनालिसिस, उसमें फ्रायड ने मानव मस्तिष्क की विभिन्न अवस्थाओं पे कार्य किया, जिसमें कि कह सकते हैं कि उसने कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस पे मनुष्य मस्तिष्क की व्याख्या करने की कोशिश की। उसने मानव मस्तिष्क को साइको एनालिटिकल के रूप में डिफाइन करने की कोशिश की। उस तरीके से गेस्टाल्ट थ्योरी आई, जिसको हम लोग कोहलर और कफ्का के नाम से जानते हैं, जिन्होंने थोड़ा थोड़ा परसेप्शन के द्वारा जो लर्निंग होती है, कंट्रीब्यूशन जो परसेप्शन के द्वारा, लर्निंग के ऑब्जर्वेशन के द्वारा जो मतलब क्रिएशन ऑफ नॉलेज की तरफ बढ़ता है, जो संज्ञान कॉग्निटिव डोमेन की तरफ बढ़ता है, जो कॉग्निटिव लर्निंग, जो नया कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच आया जिसकी तरफ बढ़ता है, कुछ इस तरीके से लर्निंग को एज ए होल देखने की बात की गई। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में कार्ल रोजर्स से और जिसमें कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आदि बातों पे चर्चा की। तो इस तरीके से जैसे जैसे हमारे अंदर अनुसंधान की प्रवृत्ति विकसित हुई, उस प्रवृत्ति के अनुसार हमने जो कुछ भी ज्ञान के इस यूनिवर्स में जो ज्ञान उपलब्ध था, उसमें वस्तुनिष्ठता ला करके समाज के समक्ष लाने की कोशिश की। उसी दिशा में अधिगम में भी विभिन्न प्रकार के जो मनोविज्ञान के स्कूल हैं, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया, जैसे कि मैंने अभी चर्चा की, जिसमें हमने स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरलिज्म, गेस्टाल्ट, कंस्ट्रक्टिविज्म, इस पे संक्षिप्त चर्चा की कि कैसे इन्होंने अधिगम के बदलते स्वरूप पे चर्चा की। पहले सबसे पहले मानव संरचना, मानव मस्तिष्क की संरचना को समझा, फिर मानव मस्तिष्क कैसे काम करता है उसको समझा, फिर उससे अधिगम को जोड़ा और अधिगम के बीच स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के एसोसिएशन को लाए। सामान्य रूप से उन्होंने अपने अधिगम में अपने संज्ञान के अनुसार अधिगम को परिभाषित, व्याख्यात करने की कोशिश की। अगर हम सभी समझने की कोशिश करें कि वास्तव में अधिगम होता क्या है, व्हाट इज लर्निंग, मैं आप सबसे कहूं कि छोटा बच्चा घर में होता है, अगर हम लोग उसका अवलोकन करें, देखें, ऐसा इमेजिन करें कि बच्चे के सामने एक कैंडल जलती हुई रखी गई है, और बच्चा जब उस कैंडल को देखता है तो उसको अंदाजा नहीं होता है
और उसको वो पकड़ने की कोशिश करता है। अचानक से ही उसका हाथ उस कैंडल पे जाता है और उसे एक जलन की अनुभूति होती है, उसे दर्द होता है और ये जो अनुभूति होती है, वो उसे एक तरीके की संज्ञान की बात करती है। वो उसे एक तरीके से एक अनुभूति, एक विशेष प्रकार की अनुभूति का अनुभव कराती है। ये जो अनुभव है, उसको हम अधिगम के रूप में देख सकते हैं। अब जब कभी उस बच्चे को दोबारा आप उस कैंडल के पास लेके जाने की कोशिश करेंगे, तो वो उस कैंडल पे अपना हाथ, अपनी उँगली नहीं रखेगा, क्योंकि उसको यह पता चल गया है कि जैसे ही मेरा हाथ, मेरी उँगली उस कैंडल के पास जाएगी, तो कुछ ना कुछ दर्द की अनुभूति होगी उसको। तो ये जो अनुभूति है, एक तरह का अनुभव है और अनुभव को हम अधिगम के रूप में देख सकते हैं। वैज्ञानिक रूप से किताबों में जो अधिगम की विभिन्न परिभाषाएँ हैं, उसमें अगर हम लोग एक विस्तृत या समझने या सरल करके किसी अधिगम को समझने की कोशिश करें, तो कह सकते हैं कि अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन की बात करता है। अस्थायी परिवर्तन मतलब रिलेटिवली चेंज, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ऐसे परिवर्तन जो कुछ समय तक हो सकते हैं, बाद में बदल सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होती हैं। वो परिवर्तन निम्न कारकों पर, विभिन्न कारकों पर भी निर्भर करता है। जैसे विद्यार्थी से संबंधित विभिन्न कारक हैं, शिक्षक से संबंधित विभिन्न कारक हैं, विषय वस्तु से संबंधित विभिन्न कारक हैं। इन कारकों में अगर सकारात्मक कुछ होता है, तब तो अधिगम भी सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। लेकिन अगर नकारात्मक है, तो अधिगम भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। इनके साथ-साथ व्यवहार में परिवर्तन सिर्फ अधिगम की शर्तों के अंतर्गत, जो अनुभव के द्वारा हो, जो प्रशिक्षण के द्वारा हो, जो प्रयास के द्वारा हो, वैसे व्यवहार को हम लोग अधिगम की श्रेणी में रखते हैं। यानी अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। शर्त यह है कि वो परिवर्तन प्रशिक्षण के द्वारा हो। शर्त यह है कि वो परिवर्तन अभ्यास के द्वारा हो, अनुभव के द्वारा हो। अब मैंने आपसे कहा कि अधिगम व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन 2 तरीके की। अब ये परिवर्तन कैसे है? 3 तरह का के व्यवहार जो है, अधिगम में देखे जाते हैं। जब अधिगम को हिलगार्ड परिभाषित करते हैं, तो वो कहते हैं कि अधिगम जो है वो बेसिकली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है अथवा परिस्थितियों से सामना करने के लिए या सामना होने पर भी, जैसे कोई परिस्थिति अगर मान लीजिए हमारे सामने है, तो उस परिस्थिति के अनुसार हम क्या करते हैं, व्यवहार करने का कार्य करते हैं। तो कुछ मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं, वो व्यवहार करती हैं। अब वो व्यवहार कैसा होता है, इस पे हम अभी जिसकी चर्चा कर रहे थे, हम करेंगे। ऐसे परिवर्तन जो मूल प्रवृत्तियों के द्वारा होते हैं, कुछ ऐसे भी परिवर्तन होते हैं जो थकावट के द्वारा होते हैं, कुछ ऐसे भी परिवर्तन होते हैं जो औषधि या किसी मेडिसिन के प्रभाव के कारण होते हैं। तो अधिगम बेसिकली एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में व्यवहार को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, क्योंकि हम रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर को अधिगम की संज्ञा देते हैं। तो ऐसे कौन से परिवर्तन हैं जिसको हम अधिगम में रखेंगे, ऐसे कौन से परिवर्तन हैं जिसको हम अधिगम में नहीं रखेंगे, जिसकी चर्चा मैंने अभी आपसे की। तो 3 तरीके से व्यवहारों को हम लोग देख सकते हैं। एक ऐसा व्यवहार जो कुछ समय के लिए परिवर्तित दिखाई देता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं अस्थायी परिवर्तन। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? और व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन करने वाले कारक, और एक जो जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि नेचुरल, जिसको नौसर्गिक परिवर्तन, जहाँ पे नौसर्गिक का मतलब हम लोग अगर बात करते हैं तो परिपक्वता से संबंधित। कभी-कभी व्यक्ति, बालक अथवा किसी भी वस्तु, मनोविज्ञान के, अधिगम के जितने भी सिद्धांत हैं, वो सभी किसी न किसी जो है एनिमल पे प्रयोग किए गए और उसके आधार पे विकसित किए गए हैं। तो इस तरीके से हम व्यवहार को 3 तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अधिगम अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। तो आप समझने का कोशिश करिए
कि जब बच्चा विद्यालय सुबह जाता है तैयार होकर के, तो वो जैसे ही विद्यालय जाता है, सुबह जाते हुए अपने सारे ड्रेस कोड और सब कुछ अपना तैयार होके बिल्कुल हँसता हुआ विद्यालय की तरफ जाता है, अपनी मम्मा और पेरेंट्स जो भी हैं उनके सामने उनको गुड मॉर्निंग बोलता है और विद्यालय जाता है। उसके पास एक एनर्जी होती है, सुबह सो के उठता है और उस एनर्जी के साथ वो विद्यालय की तरफ जाता है। और जब वो विद्यालय से लौटता है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। अब इस तरह का जो परिवर्तन है जिसको हम लोग थकान के रूप में देखते हैं, मेंटल फटीग के रूप में देखते हैं, उसको हम अधिगम की श्रेणी में नहीं रखते क्योंकि वो कुछ समय के बाद बदल जाता है। मेडिसिन्स का मैंने नाम लिया कि कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं व्यक्ति के व्यवहार में, अधिगमकर्ता के व्यवहार में, जो दवाओं के कारण होते हैं। उदाहरण के रूप में अगर आप समझिए, आप हम सभी अपने समाज के आसपास देखते हैं, बहुत सारे लोग वाइन का सेवन करते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन्स लेते हैं जो जिस तरह की व्यवहार करने की अपेक्षा उनसे होती है, उस तरह का व्यवहार वो नहीं करते हैं। लेकिन यह भी नहीं है कि उस तरीके का व्यवहार वो हमेशा करें। तो इस तरीके का भी जो परिवर्तन होता है व्यवहार में, उसको भी हम अधिगम के रूप में शामिल नहीं करते हैं। और जो परिपक्वता, चूँकि परिपक्वता एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे आप देखेंगे कि 1 साल के बच्चे से अगर आप कहें कि 2 साल 2 किलो का कोई वज़न उठा लो, तो वो नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता? क्योंकि उसका जो फिज़िकल डेवलपमेंट है, जो फिज़िकल ऑर्गन हैं, उसमें उतनी मैच्योरिटी नहीं आई है, उतना जो है परिपक्वता नहीं आई है। तो समय के साथ-साथ, उसकी आयु के साथ-साथ कुछ परिवर्तन प्राकृतिक होते हैं। उन वो परिवर्तन अधिगम में सहायक हो सकते हैं। मैच्योरेशन लीड्स टू लर्निंग। परिपक्वता अधिगम को बढ़ाती है। कुछ अपवाद होते हैं, इम्प्रिंटिंग, जैसे बतख को आप देखें, अधिगम में आता है इम्प्रिंटिंग का ज़िक्र। जानवर, किसी भी जानवर को देखें, चिड़ियाओं को देखें, तो उनके साथ मैच्योरेशन का कॉन्सेप्ट लागू होता है। फिजिकल जब उड़ना सीखती हैं, तो एक पर्टिकुलर समय के साथ वो मैच्योर्ड हो जाएँगे जब बच्चे, तभी उड़ पाते हैं। तो इस तरीके से 3 प्रकार के व्यवहार जिसकी हमने अभी आपसे चर्चा की अधिगम में, हम उनको अधिगम की प्रक्रिया को समझते वक़्त, अधिगम के संप्रत्यय को समझते वक़्त ध्यान में रखते हैं। तो अधिगम सरलतम शब्दों में कि व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन जो प्रशिक्षण के द्वारा हो, जो अनुभव के द्वारा हो, जो प्रयास के द्वारा हो, उसको हम अधिगम के रूप में समझ सकते हैं या अधिगम के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। लर्निंग को हम शिक्षण के उत्पाद के रूप में नहीं समझते। लर्निंग को हम, जॉन हॉल्ट इस बात को कहता है कि लर्निंग इज अ नॉट प्रोडक्ट ऑफ टीचिंग, लर्निंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ लर्नर। तो लर्निंग जो है शिक्षण का उत्पाद नहीं है, यह विद्यार्थी की क्रियाओं का परिणाम है। इसलिए विद्यार्थी से संबंधित, शिक्षक से संबंधित और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित बहुत सारे कारक उस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, उस परिणाम को प्रभावित करते हैं। हमें समझने की आवश्यकता है कि जब हम अधिगम पे बात कर रहे हैं, जब हमने अभी तक आपसे मैंने जो चर्चा की, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने अधिगम के एक स्वरूप का चित्रण किया। हमने अधिगम को समझने की कोशिश की कि अधिगम के अंतर्गत किस प्रकार के व्यवहार को हम लोग शामिल करते हैं और किस प्रकार को नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त अधिगम हम आगे चर्चा करेंगे। अधिगम की शर्तें क्या हैं? अधिगम की प्रकृति क्या है? अधिगम किस तरह की कंडीशन में होता है? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? मैंने अभी आपसे कहा कि विद्यार्थी, शिक्षक और विषय वस्तु और साथ-साथ जो अधिगम का वातावरण, ये 4 तत्व हैं जो अधिगम की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अब अगर आप विद्यार्थी को लें, तो अगर सामान्य रूप से अपने साथ, अपने सामने किसी एक बालक जो 2 वर्ष का है, 5 वर्ष का है, किसी भी आयु समूह का है, उसको अगर चित्रण करें और उसकी अधिगम प्रक्रिया को, उसकी सीखने की प्रक्रिया का अवलोकन करने का प्रयास करें, तो आप खुद ही ऐसे कारकों का पता लगा सकते हैं जो अधिगम में सहायक हैं और जो अधिगम को सकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रहे हैं और जो अधिगम को नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि लर्निंग रेफर टू बिहेवियरल चेंज। लर्निंग हमेशा
रिस्पॉन्स की बात करती है, अनुक्रिया की बात करती है। लर्निंग हमेशा अभ्यास की बात करती है, प्रैक्टिस की बात करती है। लर्निंग में मैच्योरेशन होता है, लर्निंग में नेटिव रिस्पॉन्स होता है, इम्प्रिंटिंग होता है। और उस केस में जब हम नेचुरल रिस्पांस की बात करते हैं, जब हम मैच्योरेशन की बात करते हैं, जब हम अधिगमकर्ता के अधिगम प्रक्रिया को समझने की बात करते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि अधिगमकर्ता जो है उसकी बुद्धि क्या है, उसकी परिपक्वता का स्तर क्या है, उसकी अभिक्षमता क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका मेंटल हेल्थ क्या है। मैं ये शब्द क्यों कह रहा हूँ कि उदाहरण के लिए मैंने कहा कि आप एक किसी भी उम्र के बालक को अपने समक्ष रखिए और यह देखने की कोशिश करिए कि वो सीखता कैसे है, उसकी प्रक्रिया क्या है। और उसको जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे, मान लीजिए कि बुद्धि का स्तर, और उसकी बुद्धि को किसी दूसरे बालक से तुलना करें तो उसका जो बुद्धि का स्तर है उसके अधिगम में सहायक होगा। तो इंटेलिजेंस जो है एक तरीके से कारक है अधिगम को। किसके अधिगम? कोई भी लर्नर है, उसका इंटेलिजेंस लेवल, उसका बुद्धि का स्तर उसके अधिगम में सहायक हो सकता है अगर वो इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा एक लेवल जिसको हम लोग कहते हैं बुद्धि के विभिन्न स्तरों पे है, तो अधिगम उसका अच्छा होगा, ये स्वाभाविक है। उसी तरीके से अभिक्षमता, एप्टीट्यूड, किसी भी कार्य को संपादित करने का जो उसका जो उसके अंदर एप्टीट्यूड है वो भी उसके अधिगम, उसके सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। एटीट्यूड, कहते हैं कि एटीट्यूड किसी भी कार्य में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो शिक्षण करना हो, चाहे वो सीखना हो। क्योंकि एटीट्यूड जब तक पॉजिटिव नहीं हुआ, जिसको हम लोग सकारात्मक, कोई भी मान लीजिए कोई शिक्षक कोई ऐसी विषय वस्तु लेकर के आता है और विद्यार्थी उस विषय वस्तु के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखता, तो वो कभी भी नहीं सीख सकता। तो विद्यार्थी की मानसिक योग्यता, उसकी बुद्धि, उसका परिपक्वता स्तर, उसकी अभिक्षमता, उसका सामाजिक आर्थिक स्तर, उसके उसके परिवार का वातावरण, ये समस्त कारक अधिगम में सहायक हो सकते हैं अगर इन कारकों का शिक्षक के द्वारा प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्वेशन किया जाए और उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जाए अधिगम के दृष्टिकोण से। उसके मानसिक स्वास्थ्य, मान लीजिए एक बालक आता है, घर में उसके तनाव है और आप शिक्षण दे रहे हैं, तो जो इस तरह के इंटरवेनिंग वेरिएबल है उसको कंट्रोल करना संभव तो नहीं है, लेकिन वो अधिगम को प्रभावित कर रहे हैं। वो कारक किससे संबंधित है? विद्यार्थी से संबंधित है, अधिगमकर्ता से संबंधित है। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक का कार्य है कि इन तीनों तरह के जो कारक हैं उनको अधिगम और शिक्षण दोनों को कैसे प्रभावी बनाया जाए, इस दिशा में मिनिमाइज करने के कार्य करना पड़ता है। और तब करना पड़ता है, पहले उसको ये समझना पड़ेगा कि वो कारक कौन कौन से हैं। इसलिए एंट्री बिहेवियर का परीक्षण किया जाता है अधिगमकर्ता का। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो शिक्षक होता है। अब शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है? हम सभी जानते हैं कि शिक्षण को जब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो कह सकते हैं कि शिक्षण एक तरीके से कम्युनिकेशन की बात करता है, संप्रेषण की बात करता है। और संप्रेषण क्या है, जिसको मैं बहुत ही सरल शब्दों में समझने की कोशिश करता हूं, तो कहता हूं कि शिक्षण का अर्थ यह है कि विद्यार्थी तक पहुंचना। विद्यार्थी तक पहुंचने का अर्थ है कि जो कुछ भी संदेश, जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन हम देना चाहते हैं वो विद्यार्थी तक पहुंच जाए। अब शिक्षक को अपने सामने रखिए और समझने की कोशिश करिए कि एक कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, डाइवर्स लर्नर हैं, डिफरेंट टाइप पर। सबकी आईक्यू लेवल अलग है, सबका मेंटल स्टेटस अलग है, सबकी लर्निंग स्टाइल अलग, सबके सीखने का तरीका अलग अलग है, और वो शिक्षक पढ़ाने वाला है। तो उसके अंदर किस तरह की एबिलिटी होनी चाहिए, किस तरह की कॉम्पिटेंसी, योग्यता, दक्षता होनी चाहिए, किस तरह की, ताकि वो समस्त प्रकार के विद्यार्थियों को एड्रेस कर सके। यानी जो तत्व शिक्षक में हो, जो अभी तक हमने विद्यार्थी यानी अधिगमकर्ता से संबंधित कारक देखे, वो सारे कारक तो शिक्षक में भी होने चाहिए सकारात्मक रूप से। इसके साथ कुछ अतिरिक्त, जैसे शिक्षक का संप्रेषण कौशल एक महत्वपूर्ण कारक है। अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो अपने अपनी बात विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच पाएगा, और जब वो अपनी बात विद्यार्थियों तक नहीं पहुंचा पाएगा तो अधिगम सरल, सुगम और प्रभावी नहीं हो पाएगा। तो दूसरा, विषय का ज्ञान। अगर
शिक्षक को जिस विषय पे चर्चा करनी है, जिस विषय का उसको ज्ञान देना है, लर्निंग कराना है, उस पे उसकी पकड़ नहीं हुई, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं, अगर नहीं है, तो वो विद्यार्थियों को अच्छा अधिगम नहीं करा पाएगा। दक्षता, शिक्षण दक्षताओं की बात की जाती है, उसके मानसिक स्वास्थ्य की बात की जाती है, उसके कार्य संतुष्टि की बात की जाती है, उसके मतलब जो विद्यार्थी से संबंधित हैं, उसके अतिरिक्त जो हमने कहा कि शिक्षण दक्षताएं, शिक्षण कौशल, शिक्षक की कार्य संतुष्टि, शिक्षक का संप्रेषण, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक का व्यवहार, ये सारे अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी करते हैं। प्रत्येक पे हम चाहें तो उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि शिक्षक का व्यवहार कैसे अधिगम को प्रभावित करता है। अब एक चर्चा मैं आपसे एक उदाहरण देता हूँ। कल किसी एक बालक ने कहा कि जो है हमारे शिक्षक ने मुझे एक बार इतनी बुरी तरीके से डाँट दिया कि मैंने उस विषय को पढ़ना ही छोड़ दिया। एक साधारण सा एग्ज़ाम्पल है, तो शिक्षक का व्यवहार कोऑपरेटिव लर्निंग की तरफ होना चाहिए, न कि ऑटोक्रेटिक लर्निंग की तरफ। उसका एटीट्यूड भी शिक्षण के प्रति बोझ ना समझे, लर्निंग को एन्जॉय करे, तब जाकर के शिक्षण को एन्जॉय करे, तब जाकर के लर्निंग प्रभावी होगी। तो शिक्षक से संबंधित भी बहुत सारे कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। इसी तरीके से विषय वस्तु से संबंधित कारक जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। और विषय वस्तु मैंने कहा अपनी चर्चा में कि जो लर्नर प्रोफाइल है वो बदलती है। मैच्योरेशन एज के हिसाब से कार्य करता है। समय के साथ-साथ गुणों का परिवर्तन, गुणों में विकास, ये परिपक्वता का कार्य है। परिपक्वता अधिगम को बढ़ाती है। अब विषय वस्तु का चयन भी अपने शुरू के चर्चा में मैंने कहा कि लर्नर की प्रोफाइल आज के युग में परिवर्तित होती जा रही है। इस तकनीकी डिजिटल युग में जो है विभिन्न प्रकार के ज्ञान जो है विद्यार्थियों के समक्ष, अधिगमकर्ताओं के समक्ष आते हैं और उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो जो विषय वस्तु है उसका चयन भी हमें विद्यार्थी जो शिक्षक केंद्रित परंपरा थी, वो विद्यार्थी केंद्रित पे आ गई। तो विद्यार्थी केंद्रित परंपरा पे हमें जो विषय वस्तु का चयन करना है, वो विद्यार्थी को केंद्र में रख करके करना है। अब विद्यार्थी को केंद्र में कैसे रखा जाए, उसके लिए हमें उसकी प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी। मनोविज्ञान 2 तरीके से शिक्षक की मदद करता है। एक तो नो अबाउट योर स्टूडेंट्स, यानी अपने अधिगमकर्ता को समझने में कि वो कौन है, किसको शिक्षण देना है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी सीखने की क्षमता क्या है, सीखने की प्रकार क्या है, किस तरह का लर्नर है, उसको किस तरीके से शिक्षण किया जाए, किस तरह की विषय वस्तु उसको दिया जाए, उसका प्रीवियस नॉलेज क्या है, उसका पूर्व ज्ञान क्या है। इस तरीके से जब हम प्रोफाइलिंग करते हैं, उसके बुद्धि का, उसके रुचि का, उसके सामाजिक आर्थिक स्तर का, उसके सीखने का और उसके हिसाब से विषय वस्तु का चयन करना। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक समय के अनुसार, एक आयु के अनुसार ही हम ज्ञान या किसी विषय वस्तु का शिक्षण विद्यार्थी को दे सकते हैं। मैंने उदाहरण अभी दिया था कि 2 वर्ष को अगर आप आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ाना चाहें तो वो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी मस्तिष्क की परिपक्वता नहीं हुई है। तो विषय वस्तु का चयन विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार, उनकी अभिवृत्ति के अनुसार, उनकी अभिक्षमता के अनुसार करना। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो विषय वस्तु के जो कारक हैं वो अधिगम को प्रभावित करते हैं। वातावरण भी एक कारक होता है, क्योंकि संसाधन, मैंने कहा कि शिक्षण विद्यार्थी तक पहुंचने का कार्य है, एक प्रक्रिया जिसमें शिक्षण को हम विद्यार्थी तक लेकर के जाते हैं। अब विद्यार्थी तक सिर्फ हमारी वॉइस ही नहीं जा रही है, उसके लिए बहुत सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं। उन संसाधनों की उपलब्धता जो वातावरण को सकारात्मक रूप से क्रिएट करते हैं, भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अधिगम में। तो इस तरीके से हमने अधिगम को समझा। अधिगम से संबंधित जो प्रभाव देने वाले कारक हैं, जो शिक्षक से संबंधित कारक हैं, जो विद्यार्थी से संबंधित कारक हैं, उनको समझने की कोशिश हमने की, जो विषय वस्तु से संबंधित कारक हैं। अब अधिगम किसी न किसी तरह की कंडीशंस की बात करता है, शर्तों की बात करता है, जिसकी हमने बात की। मूल रूप से 3 तरह की शर्तें आती हैं, जिसमें कॉन्टिग्यूटी पहली शर्त होती है, जो एसोसिएशन की बात करता है, एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक संबंध। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिना आवश्यकता के हम कोई क्रिया करेंगे नहीं। तो कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी सिचुएशन जो कोई किसी प्रकार की अनुक्रिया करने के लिए हमें बात करता है,
बाध्य करता है तो हम कोई अनुक्रिया करते हैं, एक कंडीशन लर्निंग की हो सकती है। यानी एक ऐसा परिदृश्य, एक ऐसा इवेंट जो किसी अनुक्रिया को करने के लिए हमें बाध्य करे, उसको हम कंडीशन ऑफ लर्निंग के रूप में देख सकते हैं। दूसरा जो होता है रीइंफोर्समेंट प्रैक्टिस, जिसको हम लोग बोलते हैं पुनर्वलन का प्रयास। पुनर्वलन का अधिगम से बहुत ज्यादा संबंध है। अगर आप समझने का प्रयास करें तो बहुत सारे जो सिद्धांत हैं जिस पे थार्नाडाइक ने काम किया, जिस पे पावलोव ने काम किया, कुत्ते पे अपना प्रयोग किया, थार्नाडाइक ने बिल्ली पे अपना प्रयोग किया, स्किनर ने चूहे पे अपना प्रयोग, सबने रीइंफोर्समेंट किसी ना किसी फॉर्म में प्रयोग किया। हम सामान्य रूप से बालक को देखें, छोटे से बालक को अगर देखने की कोशिश करें तो हम समझ सकते हैं कि किसी बच्चे को जब हम कहते हैं कि मेरे पास आओ तुम्हें चॉकलेट मिलेगा, और वो जाता है, उसको चॉकलेट मिलता है। एक तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से इसको समझने की कोशिश करें तो हम चॉकलेट देते हैं, तो जैसे ही वो देखेगा तो एक तरीके का एक्सप्रेशन उसके अंदर होगा, तो वो रीइंफोर्समेंट प्रैक्टिस के रूप में। लेकिन इसके लिए भी हमें तय करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी, इंटरमीडिएट, मतलब कितनी देर में हमें रीइंफोर्समेंट देना है, कितनी बार देना है, समय का अंतराल क्या होगा, बहुत सारी बातें इस पे हमें ध्यान देनी है। लेकिन कंडीशन ऑफ लर्निंग दूसरा जो है रीइंफोर्समेंट प्रैक्टिस है। तो और जो तीसरा है वो डिस्क्रिमिनेशन। विद्यार्थी अथवा बालक, उसके सामने समाज का एक परिदृश्य होता है, अधिगम का एक परिदृश्य, वो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सीखता है। समाज से सीखता है, शिक्षण में सीखता है, औपचारिक माध्यम से सीखता है, अनौपचारिक माध्यम से सीखता है। लेकिन उन सब में जैसे जैसे उसके संज्ञान का विकास होता जाता है, उसके अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन कैपेसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं एबिलिटी, पाई जाती है। वो अंतर करना शुरू कर देता है, वो विभिन्न प्रकार की जो अनुक्रियाएं हैं उसमें अंतर करने का कार्य करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से तीन तरह की लर्निंग जो कंडीशंस हैं उसको हम लोगों ने अभी समझा। थार्नाडाइक जो एक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, वो कहते हैं कि लर्निंग इज अ कनेक्टिंग, लर्निंग बाय सिलेक्शन। लर्निंग का मतलब होता है कनेक्ट करना, लर्निंग सिलेक्शन बेस्ड होती है। ये सिलेक्शन विभिन्न जो रिस्पॉन्स है उनका सिलेक्शन है। कनेक्ट का मतलब होता है एसोसिएशन का। विभिन्न प्रकार की जब प्रकृति हमारे सामने विभिन्न प्रकार का वातावरण उपस्थित करती है तो हम कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, हम एक एसोसिएशन बनाने की कोशिश करते हैं, और जब वो एसोसिएशन समय और के साथ साथ बार बार होता है तो उसमें अस्थायित्व आने लगता है। आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं जानवरों पर, जैसे कोई पैरेट्स रखा है, कोई डॉग पाल रखा है, तो जैसे जैसे वो लोग ट्रेनिंग देते हैं उसको, जैसे जैसे वो रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्स के एवज में जैसे जैसे स्टिमुलस पाता है वैसे वैसे वो रिस्पॉन्स करता है। तो इस तरीके से अधिगम की तीन कंडीशंस, तीन शर्तें जिसकी हमने बात की, पहली कॉन्टिग्यूटी, दूसरा रीइंफोर्समेंट प्रैक्टिस, और तीसरा डिस्क्रिमिनेशन। तो सिलेक्शन बाय डिस्क्रिमिनेशन, सिलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स बाय डिस्क्रिमिनेशन, ये तीन शर्तें अधिगम में साथ, बिना इन तीनों शर्तों के परिदृश्य में अधिगम नहीं हो सकता, एक उद्दीपक का होना आवश्यक है। अब अधिगम एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। अगर हम सोचें कि किसी से हम पूछें कि आपने कैसे सीखा, तो इसको हम कहें कि एक प्रोफेसर सुलेमान कहते हैं कि यह बहुत कठिन कार्य है कि हम इसको बताएं कि हमने कैसे सीखा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो अबाउट हाउ आई कैन लर्न। तो कैसे सीखता हूं, इसको जब दूसरे को आर्टिकुलेट करना होता है, बताना होता है, तो कठिन कार्य हो जाता है। तो हम अधिगम को समझने की प्रक्रिया में बात कर रहे थे कि किसी भी व्यक्ति से अगर हम पूछें कि आप कैसे सीखते हैं, तो उसके लिए सामान्य रूप से वो बता सकता है कि हमारी स्टाइल लिखने की है, पढ़ने की है, दोहराने की है, लेकिन उसके मस्तिष्क की जो संरचना है उसमें कैसे वो उस चीज को सोच रहा है, इस पे कार्य करना, इसको समझना कठिन कार्य हो जाता है। तो जब हम अधिगम को समझने की दिशा में बात करते हैं तो लर्निंग कैसे होती है उसके नेचर पे बात करने लगते हैं, उसकी प्रकृति की बात करने लगते हैं, तो समझ में आता है कि जो लर्निंग है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उसकी प्रकृति जो है वो एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, कौशल, उसकी स्किल्स, उसके नॉलेज, उसके मूल्य, उसकी आदतें, ये सारी चीजें सम्मिलित होती हैं। अधिगम जो है सक्रिय के साथ साथ निष्क्रिय हो सकता है।
जब अधिगम सक्रिय होगा, जब विद्यार्थी अधिगम में सक्रिय होगा, यानी एक्टिव लर्नर की भूमिका में रहेगा तो एक्टिव लर्निंग होगी। अगर वो पैसिव लर्नर की भूमिका में है तो पैसिव लर्निंग होगी। इस तरीके से अधिगम की प्रकृति को हम लोग समझने की कोशिश कर सकते हैं। जब अधिगम की संरचना पे हम बात करते हैं तो हम उसकी प्रकृति की बात करते हैं। अधिगम ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी हो सकता है, हम सुन करके भी सीख सकते हैं। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, जिसकी चर्चा हमने अभी की। अपेक्षाकृत व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है, जिस पे अभी हमने चर्चा की कि अपेक्षाकृत व्यवहार में कैसे अस्थायी परिवर्तन है। हम सभी जानते हैं कि सीखना जो है एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये नेचर ऑफ लर्निंग है, जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था, क्योंकि हमने समझने की कोशिश की कि अधिगम होता कैसे है। तो इस पे जब हमने अधिगम होता कैसे है, जब हमने बात करने की कोशिश की, तो अधिगम की प्रकृति पे बात करना शुरू किया। तो जैसा मैंने कहा कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। सीखना जो है एक जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत आप समझ सकते हैं, शिक्षा भी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और अधिगम भी जीवन पर्यंत। कैसे जीवन पर्यंत, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो सुन करके, जिसको हम लोग बोलते हैं बाय लिसनिंग, अनुकरण करके, इमिटिएशन लर्निंग। तो अक्सर उदाहरण हम लोग अपनी से देते हैं, अष्टावक्र का उदाहरण देते हैं, हम अभिमन्यु का उदाहरण देते हैं। तो ये जीवन गर्भ से लेने के लिए, गर्भ से पहले और मृत्यु तक कुछ ना कुछ व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। तो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो होता है, वो अस्थायी की श्रेणी में अगर है तो उसको हम अधिगम की श्रेणी में ला सकते हैं। इसीलिए अधिगम की प्रकृति जीवन पर्यंत सतत प्रक्रिया के रूप में स्वीकार की जा सकती है। एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सब लोग सीखते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अभिक्षमता की। इसमें किसी भी प्रकार का जब बुद्धि का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस होता है, तो किसी में भी किसी प्रकार की विभेद नहीं करता है। हाँ, अलग है कि उसके कुछ कारण होते हैं, हेरिडिटी, वातावरण, जो अपना प्रभाव डालते हैं उस वितरण में। लेकिन उन सब के अतिरिक्त जो सीखने की प्रक्रिया है, कक्षा में शिक्षक जब देता है ज्ञान को, जब सूचनाओं को संप्रेषित करता है, तो किसी प्रकार का विभेद नहीं करता। सीखने में नए नए अनुभव जुड़ते जाते हैं। तो जो सीखना है अनुभवों के पुनः निर्माण की प्रक्रिया है। कह सकते हैं कि जब हम अनुभवों के पुनः निर्माण का मतलब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करने लगते हैं, जो चीजें हमने सीखी उसको दूसरे परिस्थिति में प्रयोग करना। तो एक तरीके से अधिगम दूसरा अधिगम की प्रकृति, जो कुछ व्यवहार हमारे अंदर आया उसको समय के अनुसार अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करने का भी उसकी प्रकृति होती है। अधिगम समायोजन में सहायक होता है। जैसे आप वातावरण को ले लें, तो जो बहुत जल्दी इफेक्टिव एडजस्टमेंट कर लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये प्रभावी व्यक्तित्व वाला है। तो अधिगम की प्रकृति समायोजन की भी होती है। अधिगम व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ व्यक्ति के विकास में भी सहायक होता है। तो इस तरीके से हमने अधिगम की प्रकृति पे चर्चा की कि अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है, अनुभवों का पुनर्निर्माण ही अधिगम है। बहुत सारी प्रकृति में हमने चर्चा की। अधिगम के विभिन्न कारक, जिस पे हमने विद्यार्थी से संबंधित कारक, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, अटेंशन, अभिप्रेरणा पे चर्चा की, बुद्धि पे चर्चा की। अभिप्रेरणा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारक है अधिगम में। मोटिवेशन, कहते हैं कि विदाउट मोटिफिकेशन देयर वुड बी नो बिहेवियर। बिना अभिप्रेरणा के व्यवहार नहीं हो सकता, और व्यवहार में ही परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो अभिप्रेरणा शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य, अभिप्रेरणा को भी बढ़ावा देना है, क्योंकि अभिप्रेरणा मोटिव से लिया गया है। जब कोई उद्दीपक सामने दिखता है तो हम किसी अभिप्रेरणा बस, किसी मोटिवेशन, इंस्टिंक्ट मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा अथवा बाह्य अभिप्रेरणा बस हम किसी कार्य को करते हैं। तो अभिप्रेरणा भी जो है अधिगम को प्रभावित करती है। बुद्धि की हमने चर्चा की। आपके पाठ्यचर्या में बुद्धि को संज्ञानात्मक विकास से जोड़ा गया है कि बालक का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। इस पे समझने की आवश्यकता है कि संज्ञान, जैसे संज्ञान का मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु के प्रति किसी व्यक्ति
अथवा बालक की समझ। अब वो व्यक्ति अथवा बालक की समझ किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट के प्रति अलग-अलग हो सकती है, भिन्न-भिन्न हो सकता है। किसी के प्रति कोई ऑब्जेक्ट है उसके प्रति जो है एक रूप में समझ सकता है और उसी ऑब्जेक्ट को दूसरे रूप में समझ सकता है, उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं। तो संज्ञान बालक का संज्ञानात्मक जिस पे बहुत अच्छा कार्य जो है ब्रूनर और जहाँ पियाजे का नाम आता है, जहाँ पियाजे ने अ, एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी। उनकी एक किताब द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित कुछ अवस्थाओं की चर्चा की। मूल रूप से 4 अवस्थाएँ थी, जिसमें अन्य विभिन्न प्रकार की प्रत्येक अवस्थाओं में उन्होंने अन्य अवस्थाओं की भी चर्चा की। जिस पे संक्षिप्त मैं आपके समक्ष रखता हूँ। जैसे कि पहली जो अवस्था थी वो सेंसरी मोटर स्टेज थी। दूसरी जो थी वो प्री ऑपरेशनल प्रसंक्रियात्मक अवस्था थी और तीसरी जो कंक्रीट ऑपरेशन थी और जो चौथा था वो फॉर्मल ऑपरेशन था। तो जो सेंसरी मोटर स्टेज था जिसको हम लोग संवेदी गामक अवस्था के नाम से जाना जाते हैं, वो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। विभिन्न विद्वानों ने इसके अंतर्गत अन्य अवस्थाओं की भी चर्चा की है। 0 से 2 वर्ष का बालक कैसे सीखता है, इस पे पियाजे ने बहुत ही विस्तृत चर्चा की है अपनी किताब में और अपने सिद्धांत में। हम भी समझ सकते हैं कि 0 से 2 वर्ष का बालक क्या करेगा, संकेत अधिगम की तरफ बढ़ता है, उसको इमेज का ज्ञान होने लगता है। वो रिफ्लेक्शन एक्टिविटी सॉकिंग जिसको हम लोग बोल सकते हैं, रिफ्लेक्शन के साथ-साथ सक करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा करके मुँह में डाल लेना, इस तरह की क्रियाएँ करता है। उसका जो चिंतन होता है वो बहुत ही तरीके से सिस्टमैटिक क्रमबद्ध नहीं होता है और ना ही अ अ, उसके अंदर समझ आती है। और जो दूसरा इसके बाद जो उसकी अवस्था है जिसको प्री ऑपरेशनल पीरियड हम लोग कहते हैं, जिसमें सिंबल और साइन के माध्यम से बालक सीखने की कोशिश करने लगता है। यह अवस्था जो है 7 वर्ष के बाद वाली अवस्था है। 0 से 2 वर्ष सेंसरी मोटर स्टेज की स्थिति आती है, उसके बाद की अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इसमें बच्चे का जो मेंटल ऑपरेशन है वो थोड़ा-सा सिस्टमैटिक की दिशा में बढ़ता है। वो सिंबल के माध्यम से सीखना शुरू कर देता है, साइन के माध्यम से वो आवाज़ को पहचानना शुरू कर देता है। जैसे कि अब वो उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लें तो बच्चे की माताजी अगर मदर इधर-उधर हैं, जैसे ही वो आवाज़ सुनता है तो वो रिएक्शन करना शुरू शुरू कर देता है। यानी वो वॉइस को रिकॉग्नाइज़ करना, वो साइन को रिकॉग्नाइज़ करना, वो सिंबल को रिकॉग्नाइज़ करना प्रारंभ कर देता है। और जो तीसरी जो कंक्रीट ऑपरेशन है, कंक्रीट ऑपरेशन में क्या करता है कि जिसको हम लोग कंक्रीट मतलब मूर्त, जब कोई भी ऑब्जेक्ट उसके पास होता है, जो 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, उसमें बालक ऑब्जेक्ट जो उसके सामने होता है, उससे क्रिया करना, उसे मेंटल ऑपरेशन करना, उसे वर्बल कंक्रीट ऑपरेशन करना, शाब्दिक ऑपरेशन करना शुरू कर देता है। लेकिन कंक्रीट ऑपरेशन के साथ-साथ जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करें कि 2 महिलाओं को खड़ा कर दिया जाए तो और पूछा जाए कि आपकी मम्मा कौन है? तो वो पहचान तो लेगा। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ अगर कहा जाए कि 2 महिलाओं आपकी मम्मा की हाइट, वेट या आकार परिवर्तन कर दें, साइज़ परिवर्तन कर दें, इस तरह का कोई हम लोग मेंटल ऑपरेशन करने की कोशिश करें, तो बच्चा उसको नहीं समझ पाएगा। कंक्रीट ऑपरेशन में उसके लिए मेंटल ऑपरेशन करने को उस वस्तु का उपस्थित होना अनिवार्य होता है। और जो फॉर्मल ऑपरेशन है, वो सिस्टमाइज़ेशन हो जाता है उसमें, क्रमबद्धता आ जाती है। वो एक तरीके से समस्या समाधान की तरफ बढ़ने लगता है और साइंटिफिक तरीके से किसी भी समस्या का समाधान करता है, जिसको हम लोग औपचारिक स्टेज पियाजे के द्वारा जो दी गई है, उसकी बात करते हैं। पियाजे का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में अगर हम विस्तृत उसको चूँकि समय का ध्यान में रखते हुए, अगर उसको हम लोग पूरे विस्तृत अध्ययन करें, तो उसकी शैक्षिक प्रयोग बहुत है। एक शिक्षक के लिए पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को समझना और समझ करके उसके कक्षा में प्रयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी गिवन बाय द पियाजे। जैसे क्या कर सकते हैं हम लोग, करिकुलम जो पाठ्यक्रम है, जो एज पियाजे ने सजेस्ट किया बालक के डेवलपमेंट के हिसाब से, उसके हिसाब से पाठ्यक्रम का हम लोग निर्माण कर सकते हैं। उसकी अवस्था के अनुसार हम शिक्षण विधियों का चयन कर सकते हैं, हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकते हैं
हम विद्यार्थी के विभिन्न मैच्योरेशन लेवल को जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तब उसका ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरीके से उसके स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कंसीडर कर सकते हैं। इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार से जो पियाजे के जो सिद्धांत हैं उसको शिक्षा में प्रयोग कर सकते हैं और उसके अनुसार शिक्षण विधियों में परिवर्तन करके, पाठ्यक्रम में परिवर्तन करके, पाठ्यक्रम निर्माण में परिवर्तन, उसके विकास में परिवर्तन करके, शिक्षण जो संसाधन हैं, जो बालकों की सीखने की प्रवृत्ति है, उस तरह के संसाधनों की उपलब्धता करके हम और अधिगम को प्रभावी कर सकते हैं, उसको और अच्छी प्रकार से उसके संज्ञानात्मक विकास पे कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि संज्ञानात्मक जो पियाजे ने 4 तरीके के जो स्टेजेस बताए थे बालक के, वो कौन-कौन से स्टेज थे। संवेदीगामक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम लोग प्राकृत संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, फिर कंक्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन। ये 4 अवस्थाएँ बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं। अब बालक सीखता कैसे है उस पे हमें देखना है। ये सारे जो विकास के बाद जैसे-जैसे उसके अंतर्गत कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप होती जाती है, उसका स्कीमा जिसको हम लोग स्टोर हाउस बोलते हैं बढ़ता जाता है। तो वो सीखने के विभिन्न जो नियम हैं, जो प्रक्रियाएँ हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अनुकरण के द्वारा। बच्चा बहुत कुछ अनुकरण के द्वारा सीखता है। अनुकरण आप समझ सकते हैं कि बालक के सामने जब कोई परिदृश्य उपलब्ध होता है तो उसको बहुत ही क्लोज तरीके से वो ऑब्जर्व करता है। इसलिए हम लोग अक्सर इस बात को कहते हैं कि जो बालक होते हैं उनको अनुकरण के द्वारा सीखता है। चूँकि बालक का संज्ञानात्मक विकास के साथ-साथ उसका बुद्धि, जिसको हम लोग कॉग्निटिव के रूप में, इंटेलिजेंस के रूप में लेते हैं, भी होता रहता है। वेस्लर एक साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने बुद्धि की एक बहुत अच्छी परिभाषा दी। वो कहते हैं कि बुद्धि उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन करने की योग्यता है। तो बहुत सारे इंटेलिजेंस की परिभाषा दी गई। अब तो मल्टीपल इंटेलिजेंस में विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाएँ दी, विभिन्न बुद्धि के प्रकारों की बात की। ये सारे जो बुद्धि के प्रकार हैं, वो किसी न किसी प्रकार के अधिगम के प्रकारों की ओर संकेत करते हैं। जब हम लोग सोशल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो वो कहीं न कहीं से सोशल इंटेलिजेंस जो है सोशल लर्निंग के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार से हमने जो है बुद्धि के संप्रत्यय को, कॉग्निटिव पियाजे के संप्रत्यय को समझा। अनेक प्रकार से विद्यार्थी कैसे सीखता है, जैसे मैंने कहा समस्या समाधान करके, उद्दीपक को देख करके, उद्दीपक के बीच अनुक्रिया करके, संकेत अधिगम के द्वारा। तो अधिगम के विभिन्न रूप भी हैं, संकेत के द्वारा सीखना, अनुकरण के द्वारा सीखना, उद्दीपक के द्वारा सीखना। तो बालक विभिन्न प्रकार से अधिगम करता है, विभिन्न प्रकार से सीखता है। जैसे-जैसे सीखता है, शिक्षक की भूमिका बदलती जाती है। जो वर्ष का बालक है तो शिक्षक की भूमिका अलग होती है। शिक्षक होता क्या है? शिक्षक को अगर हम लोग समझें तो शिक्षक एक व्यक्ति है जिसमें विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कैसे विद्यार्थी तक पहुंचाया जाए उसकी एक समझ होती है। उसके पास एक अपना ज्ञान शास्त्र होता है, उसके पास एक मनोविज्ञान का ज्ञान होता है, जिस ज्ञान शास्त्र के आधार पर वो शिक्षण अधिगम और शिक्षण शास्त्र इन तीनों में संबंध स्थापित करते हुए विषय वस्तु को विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो शिक्षक, जैसा मैंने अभी चर्चा किया कि एक व्यक्ति ही है, उस व्यक्ति के पास विभिन्न प्रकार के शिक्षण से संबंधित सिद्धांतों का ज्ञान होता है, विभिन्न प्रकार के अधिगम से संबंधित सिद्धांतों का ज्ञान होता है, उसके पास विभिन्न पेडागॉजी से संबंधित पेडागॉजी के जो नॉलेज हैं उसका ज्ञान होता है, शिक्षण कौशलों का ज्ञान होता है, जिसका प्रयोग करके वो विद्यार्थी तक विषय वस्तु को लेकर के जाने का कार्य करता है। अब इसमें मनोविज्ञान उसे विभिन्न प्रकार की सहायता करता है ताकि वो सरलतम ढंग से शिक्षण कार्य कर सके। शिक्षण कार्य, शिक्षण, अनुदेशन और प्रशिक्षण, ये तीनों संप्रत्यय एक दूसरे से अलग हैं। अब शिक्षक जब शिक्षण कार्य करता है तो उसे विभिन्न प्रकार की कौशल की जरूरत होती है और ये कौशल क्या होते हैं? ये कौशल विशेष कहा जाए कि परफेक्शन की बात करते हैं। किसी जैसे कम्युनिकेशन स्किल,
हम लोग बीएड में विभिन्न प्रकार के कौशलों की बात करते हैं। अ, तो उसी तरह से शिक्षक में शिक्षण से संबंधित विभिन्न कौशलों एवं दक्षताओं की बात होती है। शिक्षण कौशल जिसकी मैं अभी चर्चा, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एबिलिटी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, रिक्वायर स्पेशल टाइप ऑफ परफेक्शन। किसी भी कार्य करने के लिए एक विशेष प्रकार की योग्यता को हम कौशल के रूप में समझ सकते हैं, कौशल के रूप में उसको समझा सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। अब शिक्षण में किस तरीके का, जैसे मान लीजिए किसी विषय वस्तु की व्याख्या करनी हो तो एक्सप्लेनेशन स्किल की आवश्यकता होगी। अब एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाए, किसी विषय वस्तु को पढ़ाना है तो उसको पढ़ाने के लिए शिक्षण कौशल की आवश्यकता। अब शिक्षण में बहुत सारे हमारे तो शिक्षण शास्त्र में बहुत सारे शिक्षण कौशलों की बात की गई है। विषय वस्तु को शुरू करने के लिए प्रस्तावना कौशल की बात करी है, श्यामपट्ट पर लिखने के लिए श्यामपट्ट कार्य कौशल की बात की गई है, उदाहरण देने के लिए साइट एग्जाम्पल की बात की गई है, विषय परिवर्तन के लिए स्टिमुलस वेरिएशन की बात की गई है, और एक्सप्लेनेशन स्किल की बात की गई है, पुनर्वलन देने के लिए पुनर्वलन कौशल की बात की गई है। तो विभिन्न प्रकार के कौशल जो हैं उनका इंटीग्रेशन करके शिक्षक जो है शिक्षण कार्य करता है। और चूंकि ये सारे जो कौशल हैं वो अधिगम में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे किसी प्रकार के अधिगम का वातावरण क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग हमें समझें तो किसी प्रकार की सिचुएशन को क्रिएट करनी है कि विद्यार्थी किस सिचुएशन में कैसे सीखेगा, तो शिक्षक को अधिगम लर्निंग इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट हो इससे संबंधित ज्ञान होना चाहिए। अनुदेशन कैसे दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन कैसे दिया जाता है, उस पे जब वो रोल प्ले करना हो तो उसका उसे ज्ञान होना चाहिए। जो लर्निंग प्रोडक्ट है उसके लिए परिवेश किस तरीके का, लर्निंग प्रोडक्ट मतलब जो लर्नर उसके लिए किस तरीके का इन्वायरमेंट चाहिए, जिसको हम लोग क्लासरूम इन्वायरमेंट के रूप में समझ सकते हैं। तो उसको उसका उसके ज्ञान होना चाहिए, करिकुलम का उसको ज्ञान होना चाहिए, उसको असेसमेंट का ज्ञान होना चाहिए, उसको जिसको हम लोग आकलन या मूल्यांकन बोलते हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। अब इस सारे ज्ञान और कौशलों का कैसे प्रयोग करेगा, जैसे जिसको बोले प्री ऑपरेशनल जो स्टेज होती है उसमें हम इन सब की तैयारी कर लेते हैं शिक्षण में, और उन कौशलों का प्रयोग शिक्षक करता है। इसके साथ साथ शिक्षक की जो विशेषताएं, जो कारक थे, वो जैसे विषय में उसका प्रवीणता, पेडागोजी का ज्ञान, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का ज्ञान, तो शिक्षक को ये सारे जो शिक्षक के शैक्षिक परिदृश्य के जो संदर्भ हैं उनका ज्ञान, विद्यार्थियों के बारे में एक समझ, और एक विषय का दूसरे विषय के साथ जो जिसको हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी बोलते हैं उसका ज्ञान भी होना चाहिए। जब ये सारी चीजें शिक्षक के अंदर होती हैं तब वो कौशलों का प्रयोग करता है। जैसे मैंने कहा कि अनुदेशात्मक कौशल है, शिक्षण विषय वस्तु से संबंधित कौशल है। अगर एक विषय वस्तु से संबंधित हम प्रस्तावना कौशल को उदाहरण के रूप में लें तो उसको क्या क्या ज्ञान होना चाहिए और उस कौशल का वो कक्षा में कैसे प्रयोग करेगा। इंट्रोडक्शन स्किल का मतलब ये होता है कि विद्यार्थी को अधिगम के लिए तैयार करना। अब अधिगम के लिए विद्यार्थी को कैसे शिक्षक तैयार करेगा उसका उसे ध्यान रखना है। तो परिस्थिति कुछ प्रश्नों को पूछ करके, उसके पूर्व ज्ञान को जान करके, प्रश्नों का निर्माण करके, प्रश्नों का विद्यार्थियों के व्यक्तिगत जो नॉलेज है उससे संबंध होना चाहिए। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कौशल का प्रयोग शिक्षक करता है। इस कौशलों को प्रयोग करने के लिए एक विशेष प्रकार की दक्षताएं, और दक्षताएं हमेशा जो है लक्ष्य पे केंद्रित होती हैं, वो लक्ष्य की डिमांड करती हैं। तो उसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रकार की जो शैक्षिक कार्यक्रम है उसका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो दक्षताएं हैं उनकी आवश्यकताएं होती है, और शिक्षक के अंदर वो सारी दक्षताएं होनी चाहिए। शिक्षण हमने अभी चर्चा की, टीचिंग को रीचिंग के कॉन्सेप्ट में हमने बहुत सारे अधिगम के बारे में चर्चा की, हमने अधिगम के विभिन्न प्रकृति के बारे में चर्चा की, हमने अधिगम के वातावरण निर्माण करने के बारे में चर्चा की, हमने बालक के संज्ञानात्मक विकास के बारे में चर्चा की, हमने अधिगम के स्वरूप के बारे में चर्चा की, वातावरण कैसे क्रिएट किया जाता है हमने इसके बारे में चर्चा की। अधिगम के वातावरण के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि औपचारिक वातावरण, अनौपचारिक वातावरण, वर्चुअल, आज की डेट में तो वर्चुअल वातावरण भी हो गया है। औपचारिक वातावरण जिसमें हम लोग कक्षा कक्ष में सीखते हैं, अनौपचारिक वातावरण जो कक्षा के बाहर अनुभव मिलता है उसको हम अनौपचारिक वातावरण के रूप में सीखते हैं।
तो इस तरीके से हमने आज के जो परिचर्चा थी, उसमें अधिगम का संप्रत्यय, अधिगम का वातावरण, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रकृति, शिक्षण अधिगम का संबंध, बालक का संज्ञानात्मक विकास, अधिगम का वातावरण कैसे क्रिएट करते हैं, आदि बिंदुओं पर हमने चर्चा की। जिस पे कि एक बार समराइज़ के रूप में अगर आप लोग समझना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि अधिगम बालक के व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन की बात करता है, जो अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा होता है, जिसमें 3 तरह के व्यवहारों को हम ध्यान में रखते हैं। तो इस प्रकार से आज की परिचर्चा में हमने अधिगम, अधिगम के विभिन्न जो वातावरण हैं, प्रकार हैं, अधिगम की जो प्रकृति है, शिक्षण का अधिगम के जो संबंध है, जो शिक्षक का शिक्षण से और शिक्षण का अधिगम से संबंध है, जो बालक का संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक जो पियाजे का योगदान है, उस पे एक संक्षिप्त चर्चा आप लोग के समक्ष की। सभी को पुनः नमस्कार। अगली कक्षा में फिर हम इसी से संबंधित कुछ बिंदुओं को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।